लेक्चर को शुरू करते हैं। डिफाइन टैनिन। अब टैनिन होता क्या है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं टैनिन का। टैनिन आर द डेरिवेटिव ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। जो टैनिन्स होते हैं वो किसके डेरिवेटिव होते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड के डेरिवेटिव होते हैं एंड आर कैपेबल ऑफ प्रेसिपिटेटिंग प्रोटीन। और इनके अंदर, टैनिन्स के अंदर इतनी क्षमता होती है कि ये प्रोटीन को प्रेसिपिटेट कर सकें। क्लासिफिकेशन ऑफ टैनिन। टैनिन को किस दो भाग में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट वन इज स्यूडोटैनिन, सेकंड वन इज ट्रू टैनिन। अब ट्रू टैनिन को तीन पार्ट में फर्दर डिवाइड किया गया है, कॉम्प्लेक्स टैनिन, कंडेंस टैनिन एंड हाइड्रोलाइजेबल टैनिन। हाइड्रोलाइजेबल टैनिन को फिर से दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एल्गी टैनिन एंड गैलोटैनिन्स। राइट, ये क्लासिफिकेशन है छोटा सा टैनिन का। इसके बाद ट्रू टैनिन। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रू टैनिन, these are amorphous compound soluble in water having high molecular weight, they are of two type। अब देखिए, जो ट्रू टैनिन होते हैं वो क्या है? एमोर्फस कंपाउंड है। एमोर्फस मतलब ऐसे कंपाउंड जिनकी एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर नहीं होती है, कोई भी डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं होती है, ऐसे कंपाउंड्स होते हैं एमोर्फस कंपाउंड। और ये जो ट्रू टैनिन्स होते हैं ये इजीली सोल्यूबल हो जाते हैं वाटर के अंदर, जो इनका मॉलिक्यूलर वेट होता है वो हाई होता है। और फिर से ट्रू टैनिन को जो क्लासिफाई किया गया है वो फर्दर टू टाइप में क्लासिफाई किया गया है। हाइड्रोलाइजेबल टैनिन, दिस टाइप ऑफ टैनिन कैन बी हाइड्रोलाइज विद द हेल्प ऑफ मिनरल एसिड। देखिए, जो हाइड्रोलाइजेबल टैनिन है ये हाइड्रोलाइज किए जाते हैं किस, कौन कौन से मिनरल एसिड्स की हेल्प से? HCl, HNO, H एंड SO। राइट, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है या फिर बोल सकते हैं आपका सल्फर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन है। इन एसिड्स के बेस में इन्हें क्या किया जाता है? हाइड्रोलाइज किया जाता है, हैंस कोल्ड हाइड्रोलाइजेबल टैनिन। और यही सारे कंपाउंड्स कहलाते हैं हाइड्रोलाइजेबल टैनिन। अब जो हाइड्रोलाइजेबल टैनिन है इसे फिर से फर्दर दो टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज गैलीटैनिन। गैलीटैनिन आर द हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट इज गैलिक एसिड, जैसे कि एग्जांपल हो सकता है क्लोव या फिर र्यूबार्ब, ये एग्जांपल हो सकते हैं गैलीटैनिन के। अब एल्गीटैनिन। एल्गीटैनिन में द हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट इज एलिक एसिड, जो बोल सकते हैं जैसे कि जो प्रोडक्ट गैलिक एसिड के साथ हाइड्रोलाइज किए जाए वो होते हैं गैलीटैनिन, जैसे कि एग्जांपल क्लोव या फिर रूबार्ब। दूसरी चीज, एल्गीटैनिन में जो कंपाउंड्स हाइड्रोलाइज किए जाएं किसके साथ? एलेगिक एसिड के साथ, वो कहलाते हैं एल्गीटैनिन, जैसे कि बहडा या फिर मैरोबैलन। उसके बाद सेकंड आ जाता है कंडेंस्ड टैनिन। What are condensed tannin? They cannot be hydrolyzed if they are subjected for hydrolysis. The molecules break down and the decomposition product phthalate is obtained and so they are known as phthalobatannin. Phthalobatannin is insoluble in water and red in color. Example catechu. देखिए, जो कंडेंस टैनिन होते हैं ये क्या हाइड्रोलाइज्ड के लिए प्रिपेयर किए जाते हैं, लेकिन क्या ये डीकम्पोज्ड प्रोडक्ट होते हैं। राइट, डीकम्पोज्ड प्रोडक्ट कैसे? जिन्हें डीकम्पोजिशन प्रोसेस से इन्हें प्रोड्यूस किया गया हो, इन्हें निकाला गया, आइसोलेट किया गया हो, वो कहलाते हैं फैलोबाटैनिन। और ये इनसोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर। वाटर के अंदर इनकी सोल्यूबिलिटी बहुत कम होती है और दिखने में किस कलर के होते हैं? रेड कलर के होते हैं। राइट, जैसे कि एग्जांपल हो सकता है कटेचू। उसके बाद स्यूडोटैनिन। अब व्हाट आर स्यूडोटैनिन? These are tannin-like substances having low molecular weight। ये इस टाइप के टैनिन होते हैं जिनका मोलिकुलर वेट बहुत लो होता है। एग्जाम्पल एलिक एसिड या फिर क्लोजेनिक एसिड, ये कुछ इस टाइप के टैनिन होते हैं जिनका जो मोलिकुलर वेट है वो बहुत कम होता है। सेकंड वन आता है प्रॉपर्टीज यूजेस ऑफ टैनिन। अब प्रॉपर्टीज और यूजेस क्या हो सकते हैं टैनिन के? टैनिन आर सोल्यूबल इन वाटर, डाइल्यूट एल्केलाइज, अल्कोहल, ग्लिसरीन। जो टैनिन होते हैं वो सोल्यूबल होते हैं किसके अंदर? वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं। दूसरी चीज, डाइल्यूट एल्केलाइज है ये, अल्कोहल, ग्लिसरीन। देखिए,
किस किस के अंदर सोल्यूबल होते हैं टैनिन्स? वाटर के अंदर। एल्केलाइज नेचर मीन्स एल्केलाइज क्या, जो बेसिक नेचर के कंपाउंड्स रहते हैं उनके अंदर। अल्कोहल के अंदर, ग्लिसरीन के अंदर, इन सब के अंदर सॉल्युबल रहते हैं कौन? टैनिन्स। टैनिन्स आर इनसॉल्युबल इन अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। जैसे कि हमने अल्कोहल ले लिया, ग्लिसरीन ले लिया, इनके अलावा जो अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स रहते हैं उनके अंदर टैनिन्स इनसॉल्युबल रहते हैं। थर्ड वन इज टैनिन हैव अ बिटर एंड एस्ट्रिंजेंट इन टेस्ट। टैनिन जो टेस्ट होता है टैनिन का वो बिटर कड़वा, एस्ट्रिंजेंट मतलब एक पंजेंट इफेक्ट रहता है, इनका टेस्ट रहता है। इसके बाद यूजेस ऑफ टैनिन। अब टैनिन का यूज क्या होता है? एज एस्ट्रिंजेंट्स, यूज एज अ एस्ट्रिंजेंट। एस्ट्रिंजेंट का मतलब क्या होता है? जो एस्ट्रिंजेंट ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो ब्लड, आपको कहीं पे चोट लगी है उसमें से ब्लड निकलता है, तो अगर वहां पे एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी की जो क्रीम्स हैं या फिर लोशन वगैरह वहां पे अप्लाई कर दिया जाता है तो बंद हो जाता है, राइट। मीन्स पंजेंट तो इनका टेस्ट रहता है। दूसरी चीज जो एस्ट्रिंजेंट रहते हैं बाइंडर का काम करते हैं, राइट। सेकेंड वन इज कॉजेज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स। जो टैनिन्स होते हैं वो स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करते हैं। यूज्ड इन लेदर इंडस्ट्रीज। टैनिन्स लेदर इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, इंक्स इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, डाइज के लिए यूज होते हैं, डाइज को बनाने के लिए यूज होते हैं। उसके बाद यूज इन फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग के लिए यूज हो सकते हैं, फूड राइपनिंग के लिए यूज हो सकते हैं, एंड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी, कोका। देखिए जो टैनिन्स होते हैं इनका यूज इंडस्ट्रीज में भी होता है मेनली, जैसे कि टी बनाने के लिए टैनिन्स का यूज होगा, उसके बाद इंक्स बनाने के लिए इंडस्ट्रीज में, लेदर की इंडस्ट्री में यूज होगा, फूड प्रोसेसिंग में यूज होगा, डाइज बनाने में यूज होगा। तो बहुत सारे यूज हो सकते हैं टैनिन्स के कंपनी में भी, इंडस्ट्रीज में भी। उसके बाद इन ट्रीटमेंट ऑफ माउथ एंड थ्रोट इन्फेक्शन। जो टैनिन्स हैं वो यूज होते हैं किसके लिए? माउथ और थ्रोट के इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए भी टैनिन यूज होते हैं। टैनिन्स आर ऑल्सो यूज एज डेंटल प्रोडक्ट। टैनिन्स जो हैं वो एज अ डेंटल प्रोडक्ट भी यूज किए जाते हैं, राइट। उसके बाद जनरल केमिकल टेस्ट फॉर टैनिन। अब कुछ जनरल केमिकल टेस्ट देखते हैं टैनिन्स के, जैसे कि फर्स्ट वन इज गोल्ड बेटर स्किन टेस्ट। गोल्ड बेटर स्किन टेस्ट में क्या किया जाता है? अ पीस ऑफ गोल्ड बेटर स्किन मैम्ब्रेन ऑफ इंटेस्टाइन ऑफ ओक्स। देखिए ओक्स की जो इंटेस्टाइन होती है उसकी मैम्ब्रेन, स्किन की मैम्ब्रेन लेनी है, राइट। इंटेस्टाइन की स्किन की मैम्ब्रेन लेनी है। उसके बाद क्या ऐड करना है? ओक्स की इंटेस्टाइन की मैम्ब्रेन ले ली हमने, एक पीस ले लिया। उसके बाद उसमें 2% डाइल्यूट HCl, 2% डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना है, वॉश विद डिस्टिल्ड वाटर। डाइल्यूट HCl डालने के बाद उसे अच्छे से डिस्टिल्ड वाटर से वॉश करना है। ऐड टैनिन सॉल्यूशन, लास्ट में उसमें टैनिन का सॉल्यूशन ऐड करना है। अलाउ इट टू रिएक्ट फॉर 5 मिनट, 5 मिनट के लिए उसे रिएक्ट करने के लिए छोड़ देना है। एड 1% फेरस सल्फेट सॉल्यूशन, और लास्ट में उसमें 1% फेरस सल्फेट सॉल्यूशन का ऐड करना है, राइट। एक बार और रिपीट करते हैं। एक पीस लेना है किसका? किसी भी ओक्स की इंटेस्टाइन की मैम्ब्रेन का, ठीक है। इंटेस्टाइन की मैम्ब्रेन का एक पीस ले लिया। उसके बाद उसमें 2% डाइल्यूटेड HCl ऐड करेंगे। करने के बाद उसे थोड़ी देर बाद डिस्टिल वाटर से वॉश करेंगे। डिस्टिल वाटर से वॉश करने के बाद उसमें टैनिन सॉल्यूशन ऐड करेंगे। फिर उसे 5 मिनट के लिए रिएक्शन करने के लिए छोड़ देंगे। देन उसके बाद लास्ट में उसमें 1% फेरस सल्फेट सॉल्यूशन का ऐड करेंगे। उसके बाद जो ऑब्जर्वेशन मिलता है, जो हमें ऑब्जर्व हुआ, वो क्या हुआ? ब्राउन टू ब्लैक कलर शो पॉजिटिव टेस्ट फॉर टैनिन। अगर ब्लैक टू ब्लैक मतलब कि आपको ब्राउन टू ब्लैक, ब्राउन कलर आया उसका और फिर धीरे धीरे वो ब्लैक की साइड जा रहा है, तो मतलब जो आपका टैनिन का टेस्ट था वो कैसा रिजल्ट दे रहा है? पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है, राइट। उसके बाद फेनाजोन टेस्ट। अब फेनाजोन टेस्ट में क्या करते हैं? 5 ml ऑफ एक्वस ड्रग एक्सट्रैक्ट प्लस 0.9 ग्राम सोडियम एसिड फॉस्फेट, warm cool filter to get filtrate, add 2% phenazone solution,
देखिए क्या लेना है, सबसे पहले 5 ml एक्वस ड्रग एक्सट्रैक्ट लेना है। जो ड्रग हम यूज कर रहे हैं, कौन सा यूज कर रहे हैं ड्रग, क्या कौन सा ड्रग के लिए कर रहे हैं, टैनिन, टैनिन का यूज हम करेंगे। तो 5 ml एक्वस ड्रग एक्सट्रैक्ट, एक्वस फॉर्म में ड्रग का एक्सट्रैक्ट लेंगे, उसमें 0.9 ग्राम सोडियम एसिड फॉस्फेट ऐड करेंगे, या तो वो फिर उसे वार्म करेंगे, देन उसके बाद उसे कूल करेंगे, फिर उसके बाद उसे फिल्टर करेंगे, गेट फिल्ट्रेट, हमारे पास एक फिल्ट्रेट आ जाएगा। क्या करना है, 5 ml एक्वस ड्रग सॉल्यूशन लेना है, उसके बाद उसमें 0.9 ग्राम सोडियम एसिड फॉस्फेट ऐड करना है, उसे गर्म करना है, दो केमिकल के जो बोल सकते हैं सॉल्यूशन को गर्म करना है, फिर उसके बाद उसे अच्छे से ठंडा करना है, फिर उसके बाद उसे फिल्टर करना है, तो हमारे पास एक फिल्ट्रेट आ जाएगा। उसके बाद ऐड 2% फिनाजोन सॉल्यूशन, लास्ट में 2% फिनाजोन सॉल्यूशन उसमें ऐड करना है। अगर कलर्ड प्रेसिपिटेट देखने को मिला तो मतलब ये पॉजिटिव रिजल्ट है कि उसके अंदर टैनिन प्रेजेंट है। नेक्स्ट वन इज कैसेइन टेस्ट, कैसेइन टेस्ट, टेक ड्रग एक्सट्रैक्ट ऑफ टैनिन सॉल्यूशन एंड बॉयल अ डिप मैच स्टिक इन इट। देखिए सबसे पहले है एक्सट्रैक्ट लेना है हमें टैनिन का, उसे अच्छे से बॉईल कर लेना है और उसमें डिप करनी है एक मैच स्टिक, मैच स्टिक मतलब माचिस की एक तीली, उसमें क्या करनी है, ऐड कर देनी है ड्राई इन एयर, उसके बाद उसे हवा में सुखा देना है। ऐड अ ड्रॉप ऑफ कंसंट्रेटेड HCl, उसके बाद कंसंट्रेटेड HCl की एक ड्रॉप उसमें हमें ऐड करनी है, ड्राई करने के बाद ऐड करनी है। अगर पर्पल और वोयलेट कलर दिखे तो वो क्या है, टैनिन है, टैनिन की प्रॉपर्टी शो कर रहा है, राइट। फोर्थ पॉइंट इज टैनिन विद एक्वस FeCl फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन गिव ब्लू, ब्लैक और ग्रीन कलर। अगर कोई भी टैनिन है, कोई भी कंपाउंड है, उसे अगर फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवा दिया जाए और जो सॉल्यूशन है हमारा वो ब्लू, ब्लैक या फिर ग्रीन कलर दे, तो ये भी कंफर्म हो जाता है कि उसमें टैनिन की प्रॉपर्टी प्रेजेंट है। उसके बाद आ जाते हैं रेजिन्स। व्हाट आर रेजिन्स? रेजिन्स आर एमोर्फस, translucent, solid or semi-solid or liquid substances usually obtained as an exudate from plant. Resin are either metabolic or pathological product. देखिए अब मैं आपको बता दूं, रेजिन्स आर एमोर्फस, एमोर्फस का मतलब क्या होता है, ऐसे सब्सटेंसेस जिनकी कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं होती। ट्रांसल्यूशन, ट्रांसल्यूशन का मतलब समझ लीजिए आप, ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी। सॉलिड और सेमी सॉलिड और लिक्विड सब्सटेंसेस या तो सॉलिड फॉर्म में भी हो सकते हैं, सेमी सॉलिड फॉर्म में भी हो सकते हैं और लिक्विड सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं। यूजुअली ऑब्टेन्ड एज एन एक्सुडेट फ्रॉम प्लांट, और ये एक्सुडेट मतलब कि सीरम की तरह, एक लिक्विड कंपाउंड की तरह प्लांट से बाहर आते हुए दिखाई देते हैं, मिलते हैं। रेजिन आर आइदर मेटाबॉलिक और पैथोलॉजिकल प्रोडक्ट, रेजिन्स मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं और पैथोलॉजिकल प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ रेजिन्स, रेजिन्स को क्लासिफाई किया गया है डिफरेंट ग्रुप्स में, डिपेंडिंग ऑन द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रेजिन आर क्लासिफाइड एज। देखिए फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से रेजिन्स को क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट वन इज एसिड रेजिन, एग्जाम्पल हो सकता है कोलोफेनी या फिर मिर्रे। एस्टर रेजिन, एग्जाम्पल हो सकता है बेंजोइन या फिर स्टोरेक्स। रेजिन अल्कोहल्स, एग्जाम्पल हो सकता है बाल्सम ऑफ पी। उसके बाद मिक्स्ड रेजिन्स, रेजिन्स कॉम्बिनेशन, फर्स्ट वन इज गम रेजिन, सेकेंड वन है मिक्स्ड रेजिन के हिसाब से क्लासिफाई किया गया है, जो एक साथ कॉम्बिनेशन में रहते हैं, जैसे कि गम रेजिन, एग्जाम्पल कनाडा बाल्सम, ओलियो रेजिन, जैसे कि कैप्सिकम, कॉम्बिनेशन ऑफ वोलेटाइल ऑयल एंड रेजिन। थर्ड वन इज ओलियो गम रेजिन, ओलियो गम रेजिन के एग्जाम्पल हो सकते हैं एसोफोर्टिडा या फिर गुग्गल। फोर्थ वन इज ग्लाइकोरेजिन, ग्लाइकोरेजिन कॉम्बिनेशन ऑफ शुगर एंड रेजिन या फिर बाल्सम, दे आर द डेरिवेटिव ऑफ एसिड लाइक बेंजोइक एसिड एंड सिनेमिक एसिड, एग्जाम्पल बाल्सम ऑफ पीरू, बाल्सम ऑफ टोलू। ठीक है,
देखिए जो ग्लाइकोरेजिन्स होते हैं इनमें क्या होता है, ये होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ शुगर एंड रेजिन। ये किस किस का कॉम्बिनेशन होता है, शुगर और रेजिन्स का कॉम्बिनेशन होता है। फिफ्थ वन इज हैव बाल्सम्स। अब ये बाल्सम्स क्या होते हैं, दे आर द डेरिवेटिव ऑफ एसिड लाइक बेंजोइक एसिड एंड सिन्नामिक एसिड। ये डेरिवेटिव होते हैं एसिड्स के, जैसे कि बेंजोइक एसिड और सिन्नामिक एसिड के कॉम्बिनेशन। एग्जाम्पल हो सकता है बाल्सम ऑफ पीरू या फिर बाल्सम ऑफ टोलू। नेक्स्ट वन इज जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ रेजिन। अब रेजिन्स की जनरल प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती हैं, एमोर्फस इन नेचर। नेचर जो होता है इनका एमोर्फस होता है, मीन्स कोई भी इनकी डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं होती, ठीक है। इंसोल्यूबल इन वाटर, वाटर के अंदर इंसोल्यूबल रहते हैं रेजिन्स। दे आर एंड प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, किसी भी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस का ये एंड प्रोडक्ट होते हैं। ऑन हीटिंग दे सॉफ्टन एंड फाइनली मेल्ट। अगर इन्हें हीट किया जाए, रेजिन्स को हीट किया जाए, तो सबसे पहले ये सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं और लास्ट में क्या हो जाते हैं, मेल्ट भी हो जाते हैं इजीली। डिजोल्व इन अल्कोहल, अल्कोहल के अंदर इजीली डिजोल्व हो जाते हैं। क्लोरोफॉर्म, ईथर, जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं उनके अंदर इजीली डिजोल्व हो जाते हैं रेजिन्स। वाटर के अंदर मींस एक्वा सॉल्यूशन के अंदर ये डिजोल्व नहीं होते हैं, बल्कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर इजीली डिजोल्व हो जाते हैं। बर्न विद कैरेक्टरिस्टिक स्मोकिंग फ्लेम, ये इजीली बर्न किए जाते हैं स्मोकी फ्लेम पे, ठीक है, स्मोकी फ्लेम पे ये बर्न किए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज क्लासिफाई कार्बोहाइड्रेट्स। अब सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और कंपाउंड्स विच ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स आइदर ऑफ अबाउ। देखिए जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होंगे या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हो सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये मींस जो अदर कंपाउंड्स भी होते हैं जो हाइड्रोलाइज हो सकते हैं इजीली, वो भी कार्बोहाइड्रेट के अंदर आ सकते हैं। वैसे नॉर्मली अगर देखा जाए कार्बोहाइड्रेट्स को, तो या तो वो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होंगे या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होंगे। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई किया गया है, वो एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझते हैं। कार्बोहाइड्रेट, फर्स्ट वन इज मोनोसैकेराइड, सेकंड वन इज डाइसैकेराइड, थर्ड वन इज ओलिगोसैकेराइड एंड फोर्थ वन इज पॉलीसैकेराइड। देखिए मोनोसैकेराइड मतलब वन मोलिक्यूल ऑफ शुगर इज कॉल्ड मोनोसैकेराइड। डाइसैकेराइड मींस टू शुगर मोलिक्यूल, टू मोलिक्यूल ऑफ शुगर इज कॉल्ड डाइसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड 2 to 10 शुगर मोलिक्यूल, 2 से 10 तक के जितने भी शुगर मोलिक्यूल अगर एक कॉम्बिनेशन में तो वो कहलाते हैं ओलिगोसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड 10 और मोर शुगर मोलिक्यूल, 10 और 10 से ज्यादा शुगर मोलिक्यूल अगर एक साथ अटैच है तो वो कहलाते हैं पॉलीसैकेराइड, राइट। अब एग्जांपल देख लेते हैं। मोनोसैकेराइड में ग्लूकोज have one sugar molecule, fructose is also have one sugar molecule, galactose। उसके बाद डाइसैकेराइड में सुक्रोज, जैसे कि ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज इज कॉल्ड सुक्रोज या फिर ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज कॉल्ड सुक्रोज। लैक्टोज, माल्टोज, दे ऑल हैव 2 सुगर मोलिक्यूल। ओलिगोसैकेराइड में रैफिनोज या फिर स्टेओज। पॉलीसैकेराइड में स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, these all are polysaccharide, means they have 10 or more sugar molecules called polysaccharide। उसके बाद गम्स एंड म्यूसिलेज। गम्स एंड म्यूसिलेज क्या होते हैं, गम्स आर पैथोलॉजिकल प्रोडक्ट फॉर्म आफ्टर एनी इंजरी टू द प्लांट। देखिए जो गम्स होते हैं वो पैथोलॉजिकल प्रोडक्ट होते हैं फॉर्म्ड आफ्टर एनी इंजरी टू द प्लांट। इसका क्या मतलब है, जैसे कोई भी गोंद का पेड़ है, आपने देखा होगा गम का पेड़ जिसे बोलते हैं, गोंद का पेड़ बोलते हैं, तो उसमें अगर आप कहीं पे भी अगर आपके पास चाकू है या फिर कोई भी ऐसी चीज है, आपने उसमें पेड़ में टच कर दिया, शाखा में उसकी टच कर दिया, तो उसमें से क्या एक लिक्विड और विस्कस फॉर्म का कोई मटीरियल बाहर आएगा। तो क्या कहने का मतलब क्या है, फॉर्म्ड एनी इंजरी टू द प्लांट। ऐसे प्रोडक्ट हैं अगर आपने कहीं भी उस पेड़ में टच कर दिया, मार दिया, तो बाहर निकलने लगते हैं। सेकंड वन इज द प्लांट कंटेनिंग सीजोजीनियस डक्ट और ग्लैंड कैन फॉर्म द गम्स। देखिए जो ऐसे प्लांट जो सीजोजीनियस डक्ट का मतलब क्या होता है,
मतलब कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें स्पेस, इंट्रासेल्यूलर स्पेस जिनमें प्रेजेंट होता है, राइट मतलब प्लांट के अंदर कुछ स्पेस प्रेजेंट हो उसे कहते हैं सीजोजीनियस डक्ट, और ग्लैंड कैन फॉर्म द गम्स, जिनके अंदर से गम्स जो है इजीली वो बाहर आते हैं, राइट। नेक्स्ट वन इज दीज डक्ट एंड ग्लैंड फॉर्म एंड एलिमिनेट स्टिकी सेमी सॉलिड्स। ये जो डक्ट्स होते हैं, सीजोजीनियस जो डक्ट होते हैं, यही एलिमिनेट मतलब बाहर निकालते हैं एक स्टिकी और सेमी सॉलिड लिक्विड को बाहर निकालते हैं, वही क्या कहलाता है, गम कहलाता है। दीज सब्सटेंसेस प्रिवेंट एंट्री ऑफ माइक्रोब्स थ्रू इंजर्ड एरिया। देखिए, और ये सब्सटेंसेस ही हेल्प करते हैं कि जहां पे भी इंजर्ड एरिया है प्लांट में, वहां से कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर ना हो। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड डिपोजिशन ऑफ गम इज नोन एज ग्यूमोसिस एंड द प्रोडक्ट ऑफ गम्स एग्जाम्पल अकेशिया गम या फिर ग्वार गम। देखिए, जो ये प्रोसेस है पूरी किसकी, फॉर्मेशन की, बनाने की और डिपोजिशन की, गम को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे ले जाने की और गम को बनाने की, यही कहलाती है ग्यूमोसिस। और इन प्रोडक्ट्स का नाम हो सकता है, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं गम्स के, जैसे कि अकेशिया गम या फिर ग्वार गम, राइट। उसके बाद म्यूसिलेज। अब व्हाट आर म्यूसिलेज? म्यूसिलेज आर फिजियोलॉजिकल प्रोडक्ट and can be obtained along with any other constituent like trigacant mucilage। देखिए, जो म्यूसिलेज होते हैं वो फिजियोलॉजिकल प्रोडक्ट होते हैं और ये ऑब्टेन किए जाते हैं किसी भी अदर कॉन्स्टिट्यूएंट से, ये बनते हैं, जैसे कि ट्रिगाकेंट, म्यूसिलेज। उसके बाद गम्स और म्यूसिलेज में दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। गम्स में फर्स्ट पॉइंट दिया है, गम्स आर ट्रांसल्यूसेंट एंड एमोर्फस सब्सटेंसेस। जो गम्स होते हैं, ट्रांसल्यूशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी, एंड एमोर्फस सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस हैं कि इनकी कोई भी सेल्यूलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होती है, एक डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं होती है। दीज आर प्लांट एक्सुडेट, ये प्लांट से निकलने वाला एक सीरम है। सीरम मतलब एक लिक्विड और विस्कस फॉर्म का एक बोल सकते हैं एक एक्सट्रैक्ट है जो बाहर निकलता है। उसके बाद म्यूसिलेज आर प्लांट प्रोडक्ट। जो म्यूसिलेज होते हैं वो प्लांट प्रोडक्ट्स होते हैं। दीज आर प्रेजेंट इन द सेल। ये जो प्रोडक्ट होते हैं म्यूसिलेज, ये प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ गम्स, दीज आर पैथोलॉजिकल प्रोडक्ट। गम्स आर द पैथोलॉजिकल प्रोडक्ट। पैथोलॉजिकल प्रोडक्ट मतलब ये रोग निवारक प्रॉपर्टी रखने वाले पदार्थ होते हैं। म्यूसिलेज, दीज आर नॉर्मल प्रोडक्ट। म्यूसिलेज जो होते हैं वो नॉर्मल प्रोडक्ट्स होते हैं। गम्स नो रेड कलर विद रेट्यूनम रेड। जो गम्स का कलर होता है वो बिल्कुल लाल नहीं होता है बल्कि रेट्यूनम रेड। रेट्यूनम रेड मतलब थोड़ा पिंकिश या फिर कभी कभी ऐसा लगेगा डार्क ऑरेंज कलर, या फिर थोड़ा पिंकिश होता जाएगा, धीरे धीरे वो रेड होता जाएगा। इस तरीके के कलर प्रेजेंट होते हैं गम्स के। यहाँ पे जो म्यूसिलेज होता है रेड कलर विद र्यूटेनम रेड। मोस्टली जो म्यूसिलेज होते हैं वो रेड कलर के होते हैं, लेकिन कभी कभी इनका कलर भी चेंज होके र्यूटेनम रेड में कन्वर्ट होता है। एग्जाम्पल हो सकता है गम्स का गम अकेशिया, अकेशिया गम, और एग्जाम्पल हो सकता है म्यूसिलेज का ट्रिगाकैंथ म्यूसिलेज। देन उसके बाद आ जाते हैं एंजाइम्स। व्हाट आर एंजाइम्स? एंजाइम्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस विच कैटालाइज वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शन। एग्जाम्पल पेपिन, ईस्ट, डाई ईस्ट। देखिए, जो एंजाइम्स होते हैं मैं आपको बता दूं एंजाइम का क्या काम होता है। देखिए, दो चीजें होती हैं आपकी किसमें, जैसे कि कोई भी रिएक्शन है तो उसमें दो चीज होती है। सबसे पहले एक सबस्ट्रेट, राइट, प्लस आपका सेकंड वन होता है, फिर से आप ये बी फॉर्म में ले लीजिए सबस्ट्रेट, और इज इक्वल टू क्या बन जाता है आपका, प्रोडक्ट बन जाता है, राइट। अब यहाँ पे इस रिएक्शन को करवाने के लिए एक एरो लगाया जाता है इस टाइप से, और इसके ऊपर क्या होता है रिएक्शन को करवाने के लिए कैटालिस्ट, राइट।
अब यही रिएक्शन से मैं आपको समझा देती हूँ, जो ये सबस्ट्रेट है, ये सेकंड सबस्ट्रेट है, इन दोनों को प्लस करके एक प्रोडक्ट हमें बनाना है, राइट। हमारे पास एक प्रोडक्ट है और इस प्रोडक्ट के बनाने के लिए जो रिएक्शन करवा रहा है वो कौन है हमारे लिए? कैटालिस्ट, ठीक है। दैट्स अ इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैटालिस्ट। तो यहाँ पे देखिए, एंजाइम आर द केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच कैटलिस्ट वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शन। देखिए जो एंजाइम होते हैं वो क्या एज अ कैटलिस्ट काम करते हैं। बॉडी के अंदर बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शन करवाने के लिए एंजाइम की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही नॉर्मल कोई भी रिएक्शन देख लीजिए, कोई भी केमिकल रिएक्शन आप ले लीजिए, उसमें बिना कैटलिस्ट के प्रोडक्ट बनना इम्पॉसिबल है। ऐसे ही बॉडी के अंदर एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए एंजाइम की जरूरत पड़ती है, राइट। एंजाइम के बिना कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन होना बॉडी के अंदर इम्पॉसिबल है, राइट। अब देखते हैं कुछ क्लासिफिकेशन किसकी, एंजाइम की क्लासिफिकेशन देखते हैं। फर्स्ट वन इज ऑक्सीडोरिडक्टेज। ऑक्सीडोरिडक्टेज दे कैटलिस्ट ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, एग्जाम्पल ट्रायोसिन। अब देखिए जो ऑक्सीडोरिडक्टेज हैं ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन करवाने के लिए हेल्प होते हैं, जैसे कि टायरोसिनेज एग्जाम्पल हो सकता है ऑक्सीडोरिडक्टेज का टायरोसिनेज। अब आ जाते हैं ट्रांसफरेज। ट्रांसफरेज में जो ट्रांसफरेज एंजाइम होते हैं, एंजाइमेटिक रिएक्शन होती है, दे कैटलिस्ट ट्रांसफर रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन करवाने में काम आते हैं? ट्रांसफर रिएक्शन। एक जगह से दूसरी जगह अगर कोई भी कंपाउंड को ट्रांसफर करना है, उसके लिए कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन वहां पे होनी है, तो वहां पे कौन से एंजाइम काम आते हैं? ट्रांसफरेज। जैसे कि एग्जांपल हो सकता है ट्रांसफर ऑफ ग्रुप, एग्जांपल हेक्सोकाइनेज। उसके बाद हाइड्रोलाइज। हाइड्रोलाइज दे कैटलिस्ट हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन। ये कैसी हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन करवाने में काम आता है, जैसे कि स्ट्रेस या फिर फॉस्फेज। फिर उसके बाद लाइएज दे कैटलिस्ट क्लीवेज रिएक्शन। ये क्लीवेज रिएक्शन कराने के काम आते हैं। लाइएज देख, जैसे कि एक सेल है, सेल के अंदर लाइसोसोम प्रेजेंट होता है। लाइसोसोम का काम क्या होता है? लाइसोसोम डस्टबिन ऑफ द सेल, सेल का डस्टबिन होता है। ऐसे ही लाइएज रिएक्शन क्लीवेज रिएक्शन के काम आते हैं। मतलब बॉडी के अंदर अगर किसी भी कंपाउंड को क्लीन करना है, वहां से हटाना है, तो उसके लिए बायोकेमिकल रिएक्शन होती है हटाने के लिए, तो वहां पे लाइएज एंजाइम यूज होते हैं, जैसे कि एल्डोलेज या फिर कार्बोक्सिलेज। कार्बोक्सिलेज एंजाइम यूज होता है। उसके बाद आ जाते हैं आइसोमरेज। आइसोमरेज में दे कैटलिस्ट आइसोमराइजेशन रिएक्शन। जो आइसोमराइजेशन रिएक्शन करवाने के काम आए वो कहलाते हैं आइसोमरेज, जैसे कि एग्जांपल हो सकता है एपीमरेज। उसके बाद लीगेज। लीगेजेस कैसे एंजाइम होते हैं? दीज एंजाइम कैटलिस्ट द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। जो बॉन्ड के फॉर्मेशन को कंप्लीट करे वो कहलाते हैं लीगेज, जैसे कि एग्जांपल हो सकता है डीएनए लीगेज, राइट। उसके बाद विटामिन्स। व्हाट आर विटामिन्स? विटामिन्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर फाउंड इन नेचुरल फूड स्टफ एंड एसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड मेटाबॉलिक फंक्शन ऑफ द बॉडी। विटामिन्स जो होते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कहाँ नेचुरली भी मिलते हैं और फूड स्टफ में भी मिलते हैं, एंड एसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड मेटाबॉलिक फंक्शन ऑफ द बॉडी। और ये एसेंशियल होते हैं नॉर्मल ग्रोथ करवाने के लिए बॉडी की, और फंक्शन बॉडी के जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन होते हैं, मेटाबॉलिक फंक्शन होते हैं, उन्हें करवाने के लिए विटामिन्स एसेंशियल होते हैं, जरूरी होते हैं। क्लासिफिकेशन में देखते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन्स, विटामिन ए, डी, ई एंड के। ये सारे क्या है? फैट सोल्यूबल विटामिन है। विटामिन ए इज अ फैट सोल्यूबल विटामिन, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के आर द फैट सोल्यूबल विटामिन। अब देखते हैं कुछ वाटर सोल्यूबल विटामिन। वाटर सोल्यूबल विटामिन सबसे फर्स्ट है विटामिन सी, जिसे एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं, राइट, जो नींबू के अंदर मिलता है। उसके बाद विटामिन बी, जिन्हें कॉम्प्लेक्स ग्रुप भी बोला जाता है। विटामिन में कॉम्प्लेक्स ग्रुप में कौन से विटामिन आते हैं? विटामिन बी। अब विटामिन बी के बहुत सारे पार्ट हैं, बहुत सारे टाइप हैं। फर्स्ट वन इज थायमीन, विटामिन बी। उसके बाद रिबोफ्लेविन, विटामिन B2। उसके बाद नाइसिन, विटामिन B3। पायरिडॉक्सिन, विटामिन B6। उसके बाद फेंटोटेनिक एसिड, विटामिन B,
उसके बाद बायोटिन, दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ विटामिन बी। फोलिक एसिड, विटामिन B12। उसके बाद लिपोलिक एसिड जिसे पाबा भी बोलते हैं। उसके बाद साइनोकोब्लामिन, साइनोक्लोब्लामिन इज ऑल्सो नोन एज विटामिन B12। फोलिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज विटामिन B12, राइट। ये कुछ पार्ट होते हैं विटामिन बी के। ये क्या है? वाटर सोल्यूबल विटामिन है।